बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी उतार चढ़ाव पिछले 3 साल के अंदर बेशुमार रहे। एक तरफ ऑपोजिशन हुकूमत का और हुकूमत ऑपोजिशन का चेहरा देखने को तैयार नहीं थी, तो दूसरी तरफ अब कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 3 साल मुकम्मल होने का जो एक जश्न है वो मनाएगी। बहुत सारी चीजें खोई, बहुत सारी चीजें पाई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पिछले 3 साल कैसे रहे और ऐसे में सियासी मंजरनामा कशीदगी की तरफ क्यों बढ़ता हुआ नजर आया, क्यों हमें पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन नहीं होते हुए नजर आई, और क्यों हम लोगों को एक ऐसे मोड़ के ऊपर जिस टाइम पर पूरे खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में बनते हुए नजर नहीं आई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अभी भी आमने सामने हैं। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए जाते रहे और उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आज शेख रशीद साहब ने जो कहा कि पीडीएम में सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जो समझदार हैं, बाकी सारे जो हैं वो कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग लोग हैं, क्या इस स्टेटमेंट के बारे में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कोई रद्द अमल दिखाएगी या इसको हवा में उड़ा दिया जाएगा? इसके साथ साथ अफगानिस्तान में तेजी से तब्दील होते हुए हालात और इनखला जो कि काबुल एयरपोर्ट से जारी है और तालिबान का जो टेक ओवर है जो कि अपने पंजे गाड़ते जा रहे हैं, पंशीर के अंदर भी मामला जो है वो तेजी से तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। उस हवाले से पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये होनी चाहिए कि वेट एंड वॉच और इंतजार करें कि दुनिया किस तरफ जाती है और जिस तरफ उनका ऊंट बैठेगा उसी तरफ हमारा ऊंट भी करवट लेगा, या हमें अपने डिसीजंस ले लेने चाहिए? अब क्या तालिबान की हुकूमत को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ चौधरी जाफर इकबाल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया, प्लेजर हैविंग यू। आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वजीर हैं साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केपीके में। बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। लास्ट सेगमेंट में एक अमरीकी अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में बैठे हुए क्या सोचता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। सिंथिया रिची हमारे साथ आखिरी सेगमेंट में मौजूद होंगी। लेकिन सबसे पहले सियासत की तरफ बढ़ते हैं और चौधरी साहब आपसे ही शुरू करूंगी। शेख साहब ने एक स्टेटमेंट दिया आज, पीडीएम में जितनी भी, शेख रशीद साहब ने जितनी भी जमातें हैं सवाए मौलाना फजलुर रहमान साहब के और कोई समझदार है ही नहीं। अगर समझदार होते तो शायद अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अपनी हुकूमत के लाले पड़ चुके होते। अग्रीड और नॉट अग्रीड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब पीडीएम की जो मेजर जमात है मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे, मियां नवाज शरीफ के वज़ीर रहे, तो अगर वो ये समझते हैं और कहते हैं तो फिर उन्हें अपने बारे में भी ख्याल होना चाहिए। मेरी सियासत का निका अलमिया ये है कि वो शख्स जिसका अपना कोई मंशूर नहीं, जिसका अपना कोई नस्बुल ऐन नहीं, जो एक सीट, फ़कत एक सीट तक महदूद है, क्या एक सीट वाला शख्स पूरे मुल्क का कोई मंशूर बना सकता है? क्या एक सीट जीता हुआ शख्स पूरे मुल्क की सियासत में कोई किरदार अदा कर सकता है? हाँ, एक बात है उनके अंदर, वो खूबी है, और वो हम जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स में नहीं है। हमारे अंदर वो जो अना और ख़ुददारी है, वो इस वतन से मोहब्बत है, अवाम से मोहब्बत है, वो हमें झूठ बोलने पे और किसी का आलाकार बनने पे जो है वो उससे रोके रखती है। साहब आप कह रहे हैं हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हुब्बुल वतन नहीं है या फिर उनको अवाम से? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जो मेरे अंदर हुब्बुल वतनी है वो मुझे किसी का आलाकार बनने से रोकती है। उनकी हुब्बुल वतनी मैं नहीं चैलेंज कर रहा, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं अपने आप में जो खामी है मैं वो बयान कर रहा हूँ। हाँ। शेख रशीद साहब की जब ये ज़रूरत होती है कि ये बताना है कि आज अगर सियासी जमातों के कुछ लोग, यहाँ एक इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी जीबी के स्टेटस के ऊपर, तो वो शेख रशीद साहब के ज़रिए भांडा फोड़ना ज़रूरी था और वो फोड़ा गया भांडा, कहा गया। आज अगर उन्हें ये फीड किया गया है कि आपने सियासी जमातों के ऊपर कोई तबसरा करना है, वो उसके ऊपर करेंगे। उन्हें एक दिन ये कहा गया कि आप तहरीक लब्बाइक जो है उसको बैन करें, और यही इंटीरियर मिनिस्टर साहब थे जिन्होंने बैन किया। फिर शाम को कहा गया कि जाइए खसूसी त्यारा हाजिर है, वहाँ पे एप्रन पे खड़ा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वज़ीर आज़म का वो लेके जाके आप लाहौर में मुज़ाकरात कीजिए। मुज़ाकरात हुए, रात 2:30-3 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा तमाम मामलात हो गए, और उन्हीं के वज़ीर साहब फवाद चौधरी साहब सुबह कहते हैं नहीं जी तहरीक लब्बाइक तो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये वो शेख रशीद साहब हैं
जिनसे जो किसी ने कहलवाना होता है वो कहलवाया जाता लेकिन है। चौधरी साहब, फिर क्या पिछले जो 3 साल गुजरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आप कह रहे हैं किसी के आला कार बन गए शेख रशीद साहब? आप शेख रशीद साहब की बात कर रहे थे, मैं तहरीक इंसाफ पे तहरीक नहीं है। इंसाफ पे आ रही हूँ कि तहरीक इंसाफ के पिछले 3 साल गुजरे, उसके अंदर हर आला ओहदे के ऊपर, मतलब बहुत आला ओहदों पर शेख रशीद साहब रहे, रेलवे मिनिस्टर रहे, अब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, एंड व्हाट ही रिप्रेजेंट्स, वो कहते हैं कि खान साहब से मेरी जो है वो एक लगाव है और खान साहब की मैं बात सुनता हूँ, बाकी किसी की बात नहीं सुनता हूँ। पाकिस्तान जितनी देर अनिका शेख रशीद साहब कैबिनेट मेंबर हैं, उतनी देर ये बातें कहेंगे। जब वो इमरान खान साहब के साथ नहीं थे तब क्या कहते थे, वो 2 क्लिप निकलवा लें और सुन लें। तब इमरान खान साहब उनके बारे में क्या कहते थे वो भी सुना दें। और खुदा ना खास्ता जब ये नहीं होंगे इनके साथ, तब वो क्या क्या कहेंगे, वो फिर अल्लाह माफ़ करे हम जैसे सियासी वर्कर वो काम नहीं कर सकते। फवाद चौधरी साहब क्या कहते थे इमरान खान साहब के मुतालिक, और आज क्या कहते हैं। कल जब फवाद चौधरी साहब हिस्सा नहीं होंगे, ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा को देखिए, पंजाब हुकूमत की तर्जमान थी, परवेज़ लाई साहब बहुत भले थे, सारी हुकूमत भली थी, सारे वुज़रा भले थे, आज वो ओहदा नहीं रहा, आज क्या गुल खिला रहे हैं। देखिए ये काम सियासत नहीं है। ये एक हिस्सा तो हो सकता है कि आप किसी की पॉलिसी पे तकरीर करें, आप किसी की सियासत पे तकरीर करें, लेकिन असल ये है कि आप जो मंशूर दे के आए, आप जो वादे करके आए, आपने जो सब्ज़ बाग दिखाए, तो शेख रशीद साहब ने रेलवे का क्या किया आप बता दीजिए। आतिफ खान साहब जो है वो बैठे मुस्कुरा रहे हैं, और मंशूर की बात करें तो वो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, शेख रशीद का नहीं था, बहुत सारे वादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए। और अब जो 3 साल हैं वो सेलिब्रेट करने जा रही है कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आतिफ खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपना मंशूर लेकर आई थी 3 सालों में, वी शुड एक्सपेक्ट कि 50% तो पूरा हो जाना चाहिए। आपकी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक कामयाब रही अपना वो मंशूर जो सामने रखा था उसको फुलफिल करने में? बहुत शुक्रिया अनिका आपका। सबसे पहले तो ये बात है कि मतलब ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं कि जो मुल्क की मोस्टली जो चीज़ें आपकी चलती हैं वो आपकी इकॉनमी से रिलेटेड होती हैं। वो आपकी आप इसको नौकरियां समझ लें, आप इसको जो भी चीज़ें समझ लें, मोस्टली चीज़ें वो घूमती हैं इकॉनमी के इर्द। इकॉनमी को अगर आप इस वक्त देख लें या इससे 3 साल पहले देख लें, तो आज जो इकॉनमी की पोजीशन है वो माशाल्लाह बहुत बेहतर है। मतलब फॉर एग्जांपल आप देख लें कि इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व हैं 25 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं, जो कि एक ऑल टाइम हाई है, रिकॉर्ड है। इस वक्त एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 17% ग्रो कर रही है। स्टॉक एक्सचेंज आप देख लें, इस तरह जो भी इकॉनमी का, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देख लें, आप जो भी चाहे वो गाड़ियां बनाने वाले हों, मोटरसाइकिल बनाने वाले हों, सीमेंट इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, वो सारी चीज़ें ग्रोथ की तरफ जा रही हैं। अब ये मैंने आपको पॉजिटिव बता दिया। नेगेटिव ये है कि जब हमारी हुकूमत आई है तो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 2 साल या पौने 2 साल तो ये कोरोना को भी होने वाले हैं। उसमें आपने पूरी दुनिया की इकॉनमी को देखा। मतलब जो हमारे नेबर हैं जिसकी हम अक्सर मिसालें देते हैं, इंडिया, वो माइनस तकरीबन 8% पे गया है। हम फिर भी तकरीबन 4% पे हमने ग्रो किया है। ये सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि हुई हैं। ये मैं मानता हूँ कि 100% जो हम चाहते हैं या जो हम ने कमिटमेंट्स की हैं वो अभी तक नहीं हुई। अच्छा आतिफ साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट ओवर हियर। आपने जितने इंडिकेटर्स गिनवाए हैं वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट करंट अकाउंट सरप्लस में तब्दील हो गया, आपका एक्सपोर्ट बढ़ने लग गया, आपकी इंडस्ट्री स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो होने लगी, जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा हिस्सा कोविड इंपैक्ट का जो हमारे हमसायों पे हुआ उसका भी है। अब माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तरफ भी आ जाते हैं। आपने कहा इकोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, तो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम लोगों को अभी भी ये बताते हैं कि तवातुर से अशय खुरोनोश में, पेट्रोलियम की मसनूआत में कीमतें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कंप्लीटली एंड कंसिस्टेंटली। व्हेन इज दैट गोइंग टू चेंज? जहाँ तक ऑयल प्रोडक्ट का ताल्लुक है, जितनी भी वो रिलेटेड चीज़ें हैं वो तो इंटरनेशनल मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जाहिर बात है कि जब रेट बढ़ता है तो वो हमें भी बढ़ाना पड़ता है।
ये सारी हुकूमतों में हुआ है, जब कम होता है वो कम करना पड़ता है। तो वो तो उसमें कोई मतलब एक पार्टी का ना कोई कमाल है ना उसका कोई ड्रॉबैक है। वो तो इंटरनेशनली अगर बढ़ेंगी तो जो भी गवर्नमेंट होगी, जिस भी पार्टी की होगी, कीमतें बढ़ेंगी, कम होगी तो कम होगी। लेकिन जो मैंने आपको इकोनॉमी का मेन एक चीज बताई है, देखिए उसमें समझने की बात यह है कि मैं ये मानता हूं महंगाई हुई है, लेकिन जो इसके इफेक्ट्स हैं वो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फिर उसका जो इम्पैक्ट आता है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी बेहतर होती है, लोगों को रोजगार मिलता है और लोगों की परचेजिंग पावर इंप्रूव होती है, तो उससे बेहतरी आती है। जो असल चीज है समझने वाली, वो तो आप देख लें कि अगर इकोनॉमी बेहतर, अगर ये मजीद इंशाल्लाह ताला ये 2 साल मजीद बेहतरी की तरफ जाने लगती हैं, तो आप माइक्रो पे भी इसका इम्पैक्ट देखेंगी। लेकिन जब तक मैक्रो 2 ठीक साल नहीं तक आपकी होगा, उस हुकूमत वक्त चली जाएगी आतिफ साहब, फिर हम किसको पूछेंगे? तो देखें 2 साल से अभी 2 साल तो है ना, अभी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि चीजें पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। मतलब अगर आप पहला साल देख लें, दूसरा साल देख लें, ये तीसरा देख लें, ये उससे बेहतर है, चौथा उससे बेहतर होगा, पांचवा उससे बेहतर होगा। तो वो तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जो इकोनॉमी की स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, उससे बेहतरी आएगी। चले, और मुझे उससे ब्रेक की जब तरफ जाने, बेहतरी मुझे आएगी, क्विकली बता दें कि 5 साल के बाद आपको इलेक्ट होने के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के री इलेक्ट होकर आने के चांसेस कितने हैं? क्विकली। देखिए मैं तो खुद इस वजह से सेटिस्फाइड हूं कि ठीक है कि हमने 100% अचीव नहीं किया, लेकिन बाकी जो लोग हैं अपोजिशन, देखिए लोगों ने तो वोट देना है ना। अब ने हमने अगर 100% अचीव नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग तो देख रहे हैं कि जो मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, ठीक है। आहिस्ता जा रहा है, लेकिन कम से कम आई एम स्लो बट आई एम श्योर, कम से कम ये तो है। लेकिन अगर बाकी उनकी बनिस्बत देख लें, वो तो 30-30 साल लोगों ने इंतजार किया है, तो हमें 5 साल तो पूरे होने दें। ये बाकी गवर्नमेंट्स आप देख लें, 2-2 बारी, 3-3 बारी, 4-4 बारी। चलें, ये 2 तो बारी, मेरे ख्याल 3 में बारी इंशाल्लाह और 1 बारी के बाद दूसरी बारी आएगी या नहीं आएगी, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। विल टेक द क्वेश्चन टू चौधरी साहब। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले इकोनॉमी की बात कर रहे थे, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे। चौधरी साहब, आपकी तरफ जो सवाल मैंने पहले छोड़ा था वो भी लेकर आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो एडिशन में चाह रही हूँ वो ये कि हम लोगों ने बड़े अरसे 3 साल हम लोगों ने देखा आप लोग वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत रही, वो पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन जो हमें इस मौके पर चाहिए, जो हमारा खित्ता जिस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान में हो रहा है। वी नीड स्टेबिलिटी, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। कभी ऑपोजिशन नाराज हो जाती है, कभी हुकूमत मनाने में नाकाम हो जाती है या मनाना की कोशिश नहीं करती है। अब ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ भी तो मामलात को लेकर है ना। सियासत तो चलती रहती है, लेकिन वक्त का इस वक्त तकाजा ये है कि मिलकर बैठा जाए। क्या रुकावट है आपकी नज़र में कि आप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मिलकर बैठकर डिसीजन नहीं कर पा रहे? पहले ज़रा मईशत पे आ जाएं। आतिफ खान साहब ने कहा कि समझने की बात है, मुझे तो समझ आ रही है बतौर काश्तकार, और मैं तो 3 सालों में खूब समझा हूँ कि वो जो खाद की बोरी मुझे 2400 रुपये में मिल रही थी, वो 4400 में, 4400 में मिल रही है। डीज़ल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, पानी महंगा हुआ, मुझे तो भले से समझ आ रही है। अदवायात पंजाब के अंदर वेटनरी वाले पीछे पीछे फिरते थे किसानों को, और आज हमें मार्केट से बहुत महंगे दामों ख़रीदनी पड़ती हैं, तब मुफ्त मिलती थी। कोई एक स्कीम, बड़ी फेवरेट स्कीम खान साहब की थी, कट्टे बच्चे पालो। शहबाज शरीफ साहब ने 2000 रुपया रखा हुआ था, जो ज़मींदार 3 माह तक पालेगा 2000 रुपया देंगे। इन्होंने अरसा हुआ ख़त्म कर दिया, अब तो अदवायात भी नहीं मिलती। अच्छा, फिर अभी बड़ी भली बातें की आतिफ खान साहब ने, और उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट का ये बहुत जिक्र करते हैं कि जी ये ख़त्म होना चाहिए। अभी चंद दिन 2 हफ्ते पहले गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि ये जो बड़ी तरक्की की निशानी है अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हो, याद है आपको कहा था। तो आज कैसे कह रहे हैं कि जी वो अदरवाइज़ है, और फिर ये कह रहे हैं जी उससे सारी चीज़ें बेहतर होगी, लोगों की जो है वो आमदन में इजाफा होगा। भाई लोगों की आमदन में कैसे इजाफा होगा अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आपका ख़त्म हुआ है? वो तो वजह ये है कि आपने मुल्क के अंदर जो है प्रोजेक्ट्स लगाना बंद कर दिए, जो जरूरी थे, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस चल रहे हैं, जो टेक्सटाइल जरूरी बिजनेस थी, चल रहे हैं, पहले जो से ज़्यादा जरूरी चल रहे थे हैं, वो भी 4% पे जीडीपी जा रही है। मुझे आप पीएसटीपी उठा के 3 सालों का, या अगर आतिफ भाई को पता है मरकज का, तो कोई एक बड़ा मंसूबा बता दे इन 3 सालों में, कोई एक सिंगल। वो डैम्स गिनवाइए ना, 10 डैम 10 साल के अंदर, वो प्रोजेक्ट भी इनका। वो 300 डैम जो पहले बने थे केपीके के अंदर, खान साहब के मुताबिक आज हम उनसे मुस्तफीज हो रहे हैं।
आज हम पेशावर मेट्रो से मुस्तफीज हो रहे हैं, आज हम वो 1 करोड़ नौकरियां लोगों को मिली। सर्वे ये बताता है कि 85 लाख लोग बेरोजगार हुए। आज की खबर है सुई सॉर्दर्न ने 2000 बंदा निकाला है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की बात अगर थी, अगर वो नहीं कोर्ट निकाले हैं, कोर्ट के डिसीजन देखें निकाले हैं, आज निकाले हैं, वो डाउन साइजिंग की है। कोर्ट के डिसीजन से अलग हैं। कोर्ट भी डिसीजन वो करे ना, कोर्ट अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपनी पेंशन बनाने के लिए, और खुद वो जजेस नीचे से उठा के ऊपर लगा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और अगर मेरी सियासी हुकूमत थी और मैंने एक किसी को नौकरी दिया तो मेरे ऊपर वो जबर का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें, नहीं ये टोटल जिम्मेदारी है गवर्नमेंट जो सिटिंग होती है उसकी। मियां नवाज शरीफ साहब 2013 में हर फर्द के घर क्यों चल के गए थे? बनी गाला गए, इमरान खान साहब के घर गए और जाके दरख्वास्त क्या की कि जनाब ऐवान में तशरीफ लाइए, बैठिए और मिल के इस मुल्क को चलाएं। अब जब 2018 में हुकूमत आई तब क्या कहा हमने खान साहब से? आप चोर हैं जी, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, आप डाकू हैं, मैं आपके साथ। कोई और का बात करें। परवेज लाई को एनआरओ मिला, नैब ने सारे केसेस खत्म कर दिए, वो स्पीकर हैं, उनका साहबजादा फेडरल मिनिस्टर है, नहीं मिला। फिरदौस आशिक अवान साहिबा को नहीं मिला, बाबर अवान साहब को एनआरओ नहीं मिला। आसिम सलीम बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को एक दरखास्त के ऊपर उन्होंने लिख के दिया कि जी मैंने कुछ नहीं किया, और इमरान खान साहब कहते हैं मैं मुतमिन हूं। क्या वो जज हैं? क्या वो अदालत हैं? क्या एक चीफ एग्जीक्यूटिव ये फैसला कर सकता है? मैं जवाब ले लेती हूँ। आतिफ, अभी जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसको देखते हुए इंटरनल स्टेबिलिटी हमारे लिए बड़ी ज्यादा जरूरी है। सियासी स्टेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल स्टेबिलिटी। अब वो एनआरओ अभी चौधरी साहब ने जो गिनवाए हैं वो फिर वही वाला शिकवा जो 3 साल से चल रहा है कि अपने लोगों को एनआरओ, लेकिन हम लोगों को एनआरओ ना देने की बात करते हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि एनआरओ मांग भी नहीं रहे और आप दे भी नहीं सकते। लेकिन अब कैसे हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े हैं? 2 साल आपके रह गए हैं और इन 2 सालों के अंदर क्या आप बाकी जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो अनिका जो चौधरी साहब ने बात की कि अगर नैब की बात करें, ये नैब केसेस हमारे नहीं बनाए हुए, ये इन्हीं गवर्नमेंट्स ने, इन्होंने खुद ही एक दूसरे के ऊपर ये केसेस बनाए हुए हैं जिनको ये आज भुगत रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे बनाए, नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे बनाए, वही केसेस चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये बात कर रहे हैं कि नौकरियों की, या अगर मैंने किसी को नौकरी देनी है, देखिए अगर मैंने किसी को नौकरी देनी है, मैं अपने खर्चे पे 2 लोगों को, 10 लोगों को, 1000 लोगों को नौकरियां दे दूं तो उसको कोई अप्रिशिएट करेगा। अगर आवाम के पैसे से, चाहे वो SNGPL हो, चाहे वो PIA हो, चाहे वो रेलवे हो, इनका अगर आप मेन जो इनके बैठने का वन ऑफ द बिगेस्ट जो इनका प्रॉब्लम है वो इनकी ओवर एम्प्लॉयमेंट है। सियासी बुनियादों पे हर एक पार्टी ने आके लोग भर्ती कर दिए। किसी ने स्टील मिल लोगों से भर्ती कर दिया, किसी ने PIA भर्ती कर दिया, किसी ने SNGPL भर्ती कर दिया। अब मैं 10 किलो वजन उठाता हूं, आप मेरे ऊपर 50 किलो वजन डालेंगे तो मैंने तो बैठना ही है। तो अगर इदारे में ओवर एम्प्लॉयमेंट हुई है और अगर उसकी वजह से इदारे नुकसान उठा रहे हैं और कोई ये फखर करे कि जी मैंने लोग भर्ती किए हैं, पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की तरफ भी चले ना। आप लोगों ने अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ भी जाना है, EVM को भी मनवाना है, तो बैठना तो पड़ेगा ऑपोजिशन के साथ। नून लीग का या इन लोगों का जो आप अगर बेसिक बयान है इस वक्त देख लें, वो क्या है? ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। अब वोट को इज्जत जो है वो इलेक्शन के थ्रू ही दी जा सकती है ना। तो हम तो स्टार्ट ही इसी से ले रहे हैं कि जी इलेक्शन का प्रोसेस फेयर एंड फ्री होना चाहिए। तो अगर इलेक्शन के प्रोसेस के लिए हमारे ख्याल में एक अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और वो अगर बेहतर उससे रिजल्ट मिल सकते हैं, तो ये आके पहले बैठ के देखे तो सही कि वो मशीन है क्या, वो अच्छी है या बुरी है, या अपनी सजेशन ये दे दें कि जी ये वाली बुरी है, ये वाली अच्छी है। लेकिन अगर जिस तरह आपने मोबाइल की बात की कि अगर कोई ये कहे कि जी ये मोबाइल अच्छा नहीं है, ये वाला सही है, या इसमें ये फैसिलिटी नहीं है, इस फैसिलिटी वाला चाहिए, तो वो तो जहन मानता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मोबाइल होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये हो सकता है कि ये हैक हो जाए, तो इसकी वजह से मोबाइल यूज करना तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। मकसद ये है कि स्टार्ट इसी से ले लें। चलो मैं क्विकली इसका जवाब भी ले लूं, मेरे पास 2 मिनट रह गए, फिर मैंने आपके क्लोजिंग रिमार्क्स भी लेना है। चौधरी साहब वेरी क्विकली, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कोई कटी है?
देखें, जहाँ तक इलेक्शन के रिफॉर्म्स की और इलेक्शन चोरी होने की बात है, वो ये नहीं है कि मैं स्टैंप लगाता हूँ तो मुझे उसका पता नहीं है, वो बैलेट पेपर। मसला ये है कि इलेक्शन चोरी होने के ऊपर बात होती है कि वो इदारे जिनका काम नहीं इलेक्शन से, वो इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग करते हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं खत्म होगी ना? इसलिए नहीं होगा। अभी हालिया आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मैं आपको 10 मिसालें देता हूँ जिनको बुला के खुफिया एजेंसियों के लोगों ने पार्टियां चेंज करवाई हैं। वो क्या आप वोटिंग मशीन से चेंज कर लेंगे? कैसे मुमकिन है? तो कोई तो बंद करे ना, आरटीएस बैठा। तो इसी तरह इसको भी हैक करना। जदीद तरीन ममालिक में अभी ऐसे ही वोटिंग हो रही है। पॉलिटिकल वर्कर से ज्यादा दयानतदार कोई आदमी नहीं, वो किसी भी पार्टी का हो, पीटीआई का पॉलिटिकल वर्कर हो, वो पोलिंग स्टेशन पे बैठा होता है, वो 2 नंबरी नहीं करता। ऑलराइट, क्लोजिंग रिमार्क्स आतिफ साहब। जी, पहली बात तो यह है कि अगर आपने पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की बात की, हम भी ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन हो। ये जो असेंबली का माहौल है, इसको थोड़ा टेम्परेचर को डाउन करना चाहिए ताकि पॉजिटिव एक लेजिस्लेशन की तरफ जा सके, पॉजिटिव डिस्कशन की तरफ जा सके। लेकिन एक कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। ठीक है। अगर फर्ज करें कि मेन मसला शुरू करना ना, वजीर आजम खाने पे बुलाएं सबको। अच्छा, बुला सकते हैं खाने पे? स्पीकर बुला लें। स्पीकर को तो आप मानते हैं, सबको मानते हैं, बुलाएं तो सही है। तो देखें, ये मनाना इन किसी से नाराजगी नहीं है। ये अपना रवैया बदलें, बेहतर करें। कौमी असेंबली के अंदर किसी भी फोरम पे बुलाएं, सब आके बुलाएंगे। आतिफ साहब बुलाएंगे। हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन हो। हम ये चाहते हैं कि फिर हम खाने की तारीख का इंतजार करेंगे जब आप ऑपोजिशन को बुलाएंगे। बट थैंक यू सो मच। मैं स्पीकर साहब से बात करूंगा, वो वैसे भी खाने करने के शौकीन है, तो इंशाल्लाह ताला। चलें, ये तो अच्छी बात हो गई हमारे शो के तवस्सुत से। अगर ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठ जाए, नथिंग बेटर देन दैट फॉर ईच एंड एवरी पाकिस्तानी। आतिफ खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। चौधरी जाफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। वाज अ प्लेजर हैविंग बोथ ऑफ यू। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे और एक अमरीकी पाकिस्तान में बैठे हुए अफगानिस्तान की सूरत हाल को और अमरीका के बदलते हुए मौक़िफ़ को कैसे देखती हैं, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तानी सियासत के बाद अब जरा चलेंगे अफगानिस्तान की तरफ। नाज़रीन, अफगानिस्तान में अभी तक तकरीबन 19,000 लोगों की इवैक्यूएशन हो चुकी है पिछले 24 घंटे के अंदर, अमेरिका की तरफ से ये बताया गया। और तकरीबन 42,300 अफराद टोटल इवैक्यूएट हो चुके हैं। इससे पहले इवैक्यूएशन के हवाले से खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि कहीं 31 अगस्त से पहले इवैक्यूएशन ना हुई तो फिर क्या होगा। इसके हवाले से तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने बड़ा वाज़ेह किया था कि 31 अगस्त के बाद अगर इवैक्यूएशन बढ़ी तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका अपना तसल्लुत बरकरार रखना चाहता है। लेकिन शायद इसी स्टेटमेंट का असर हुआ या क्या हुआ, जो बाइडेन ने अब यह कह दिया है कि 31 अगस्त तक इवैक्यूएशन यानी कंप्लीट इनखला हो जाएगा। काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो हबड़-दबड़ अभी मची हुई है वो खत्म हो जाएगी। जो बाइडेन ने क्या कहा वो मुलाहिजा करिए। We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out. And no disruptions to our operation. जो बाइडेन ने जो कहा वो कहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तालिबान की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो है वो बड़ी कामयाब जा रही है इस वक्त। दे आर हिटिंग ऑल द राइट बटन्स। और इसी हवाले से हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी पे बात करने के लिए और साथ ही साथ भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम जोई कर रहा है उसकी स्ट्रेटजी पे भी बात करने के लिए हमारे साथ सिंथिया रिची आज मौजूद हैं। अमरीकी हैं, पाकिस्तान में मुकीम हैं और पाकिस्तान में और पाकिस्तान के किरदार जो अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस के हवाले से रहा उस पर यकीनन आगाह रही। थैंक यू सो मच सिंथिया फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। सिंथिया, फर्स्टली एंड foremostly, there has been and people are feeling a change in communication strategy when it comes to Taliban. The Taliban that were there and their communication strategy 20 years ago and the Taliban of today and their communication strategy today. Do you see a difference? Do you feel a difference? And is it stark or not very much?
Absolutely. I think today's Taliban is certainly more in tune with the times internationally. Many of them have spent time abroad, as we know. I think that today's Taliban is more in tune and understands the importance of being more inclusive within their own government, including women, including minorities, of which they have communicated and articulated very clearly and measuredly, and with a great deal of patience, I might add, on behalf of the spokesperson's behalf, I would say. Right. But when it comes to an American, you being an American living in Pakistan, you know what has Pakistan been doing for Afghanistan through and through in the Afghan peace process. Pakistan has been very involved, and even at this point in time, Pakistan is trying to help people out in evacuation as well, via giving them walk-in visas as well. As an American, how do you see the role of Pakistan unfolding, and prior to this as well, in this entire Afghan situation? I'm frankly proud of Pakistan's role. I'm proud that Pakistan, the foreign minister, Qureshi, recently said that Pakistan wants to be a trusted mediator. It's to Pakistan's economic interest to cooperate fully with the Afghan government to ensure regional peace and stability. It is to the Afghan government, Taliban's government, whatever is going to be developed, it is to their interest to cooperate with regional partners for stability, for peace and stability, and I absolutely think that will continue. Right. We don't hear any criticism from the American side when it comes to Pakistan. They're not criticizing us. They actually acknowledge the role that we've played, and they understand that Pakistan has a role to play in regional stability long term as well. The Afghans, by and large, are not really criticizing us as well. But we do hear criticism from one side, and that is India. At this point in time, India is actually playing up whatever they think Pakistan has done, and there is again a systematic sort of propaganda against Pakistan's role in Afghanistan, which has by and large been a very positive one. Even right now, we still have around 3 million refugees, Afghan refugees. Why do you think India is doing this, is trying to malign Pakistan when Pakistan is trying to just help Afghans out? Look, India is doing what India has been doing for years. It is conflating, it is obfuscating, I believe India sees Pakistan as an economic threat, from the dry port to the economic port and beyond, to Gwadar port and beyond. India is continuing to engage in something that is antiquated. This is antiquated thinking. It is no longer politically correct to engage on any level at the Barnum and Bailey circus. And frankly, I don't think the world is interested anymore in India's political Viagra. Now, do you think this is in vain? Whatever India is doing is in vain, because for the past 15 years we've been seeing a very systematic propaganda against Pakistan when it comes to what was known as Indian Chronicles. Do you think now India is just trying to stir a storm in a cup, and this is nothing more than that? I will refer you to a Hindustan Times editorial earlier this month, which specifically admitted that due to this withdrawal, India will no longer be able to covertly attack Pakistan from the Afghan side. Bas theek hai. That is it. And what we're seeing in Balochistan, a surge of terrorism suddenly has come up, and people are worried, even in Pakistan, even in Afghanistan. And our interior minister has clearly said that now India is going to try to do whatever it can to destabilize Pakistan. How can Pakistan tell America to, understand the situation that Pakistan is in, and how important the peace and stability in Pakistan is, and, somehow convey it to India to stop bothering Pakistan when it comes to the tries and the, what Pakistan is doing for peace and stability of the region? Pakistan has not historically been allowed to know its own power, to understand clearly what its own power has been. This is a very rich region, metallurgically rich, economically viable. It is going, I hope it becomes better than the next Dubai.
I really do. I hope Inshallah. both Kabul and Islamabad are adequately representative, not only culturally appropriate of the people of the nations. And I absolutely think that this administration, Imran Khan's administration, and going forward, they are prepared and ready to ensure that Pakistan continues to rise, that this is a rising Pakistan, and economically and every other way possible. They want to bring people here. They want to bring internationals here. They want to encourage tourism. And this is something that the Modi administration has been trying to suppress because they just don't want the truth to come out. Agreed. If there's an issue, let's go. You know, Koi Batni, let's have the truth come out. Pakistan has its issues. Let's address it. Let's go. Chale. And move forward. Now, moving back to Afghanistan, what do you think, or what do you suggest should be the way forward for possible and probable Taliban administration? And should the world be willing to accept the changes that are taking place on ground level in Afghanistan? Largely, people have actually accepted Taliban as the new government already. I have. You have? Absolutely. Interesting. I would talk to the Taliban. I have communicated to various members of the Taliban over the past a number of years. I was treated very respectfully, very mindfully. I think that they are more adaptive. They are the most responsible individuals on the ground who understand their own people, who understand the terrain, and more importantly, they are learning to adapt to today's socio-political reality. Very interesting, a very interesting perspective. Thank you very much, Cynthia Ricci, for joining us in the show. नाज़रीन, एक अमरीकी जो पाकिस्तान में रह रही हैं और बड़े अरसे से रह रही हैं, तवील अरसे से रह रही हैं, भारत की पाकिस्तान की तरफ किस तरीके से रविश है और अफगानिस्तान के हालात के ऊपर भी गहरी नज़र रखे हुए हैं। यहाँ बहुत सारे आला ऐवानों में भी इनकी रसाई है। उनका क्या मौक़िफ़ था वो आपके सामने रखा। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस दुआ के साथ कि ये खित्ता देर पा अमन का क़याम बहुत जल्द देखे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।